Eighth chapter, Industry and Trade. So first, if we see the headline only, industry and trade. So industry, we say that a country is developed if there are more industries. Why? Because if there are more industries, then production of goods is increased, more employment opportunities are also generated, people get money, and the standard of living increases, and a country initially becomes developed. And trade. So the third word we come to is trade. If there are industries, then only we will trade. If we get some goods from foreign countries and then export it, then it will cost us more than we are getting. So if we see in this chapter also, we are going to see that till India didn't become independent, तो हम लोग बाहर से हम लोगों को हमारी इम्पोर्ट्स जो हम लोग बाहर से मंगवाते थे वो ज़्यादा थे, लाइक मशीनरी थे, ऑयल था, फर्टिलाइजर्स था. सो हम लोग जितना पैसे कमा रहे थे उससे ज़्यादा हम लोगों को जितना हम लोग कमा रहे थे उससे ज़्यादा तो हम लोगों को दूसरे को दे रहे थे. So what are we going to learn this chapter? In this chapter we are going to gather some information about industry and trade in India in the post-independence period. मतलब independence से पहले. After India became independent, the Industrial Finance Corporation of India was established in 1948 with the purpose of making available long-term loans to industrial projects. After India became independent, like India became independent in 1947, so as soon as after 1947, the Industrial Finance Corporation of India, so here you have to highlight the word industrial finance. It is also one more will come, which is industrial development. First, let's just see the Industrial Finance Corporation of India. Why was it established? It was established for making long-term loans for industrial projects. So because 1947 से पहले तो हमारे पे ब्रिटिश रूल करते थे, तो इतनी सारी कंट्रीज़ एंड इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हुई थी. इंडस्ट्री ज़्यादातर थी भी नहीं. तो अगर हम किसी को इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चालू करना है, किसी को एक इंडस्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए उसको गुड्स चाहिए रहेंगे, उसको वहाँ पे काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए रहेंगे. तो फॉर दैट दे नीड मनी. सो दैट मनी वॉज गिवन बाय अवर गवर्नमेंट. So they were obviously taking loan from the government, so making available long term loans for industrial projects. सी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट दूसरों को दे रही है तो वहाँ पे वो पर्सन को फ़ायदा हो रहा है. पर्सन को तो फ़ायदा हो रहा है, बट वहाँ अगर वो कुछ चीज़ दूसरे कंट्री में बेचेगा तो वहाँ से पैसे कंट्री के पास भी आएंगे, टैक्स भी होता है, तो वहाँ से कंट्री के पास पैसे आ ही रहे हैं. वैसे नहीं है कि सिर्फ जो इंडस्ट्री बना रहा है उसको ही पैसे मिल रहे हैं, कंट्री को भी मिलेंगे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंजेस भी होंगे, इम्पोर्ट्स होगा, एक्सपोर्ट्स होगा, तो कंट्री को इनिशियली वैसे ही पैसे मिल जाएंगे. हाँ, और फिर जब अब इंडस्ट्री डेवलप हो गई, उसको पैसे मिल गए, जितना मतलब उसने लोन लिया था उससे उसके पास उतना आ गया, उससे ज़्यादा वो डेवलपमेंट भी कर रहा है अपनी इंडस्ट्री में, तो वो अपना लोन देन पे कर देगा. Similarly, the Industrial Development Corporation was established in 1954 in order to bring about greater development in the industrial sector. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. से यहाँ पे वर्ड आ रहा है डेवलपमेंट. पहले में था फाइनेंस. फाइनेंस मतलब पैसे आ रहा है. डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ हो रहा है. सो इट वॉज इस्टेब्लिश टू ब्रिंग आउट ग्रेटर डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ये सबसे पहले तो 1954 में बना था, और जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस वाला था वो 1948 में बना था. सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तो 1954 में बना, और वो बना था ग्रेटर डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डेवलप करे. मतलब अब एक ही इंडस्ट्री नहीं बनानी, हमें और दूसरी भी इंडस्ट्रीज़ बनानी है. हमारी कंट्री को क्या चाहिए, हमारी कंट्री को अगर कॉटन चाहिए तो हम उसकी भी इंडस्ट्री बनाएंगे, हम इम्पोर्ट्स करेंगे और कॉटन टेक्सटाइल्स बनाएंगे. और दूसरी बाहर की कंट्रीज़ का हमारे पास क्या मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है कि उनके पास ये चीज़ नहीं है तो हमें वो चीज़ इम्पोर्ट करनी है, हमें वो चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, तो हम वो चीज़ें भी बनाएंगे ताकि हमारे पास पैसे आए. So then let's see some countries in India. So first is textile industry. The textile industry forms 14% of the total industrial production. जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें 14% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाता है. So
उसमें क्या क्या, इट इंक्लूड्स द पावरलूम एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज़। पावरलूम मतलब जो मशीन्स पावर से चलती है, मशीन्स इलेक्ट्रिकल पावर से चलती है, उसको पावरलूम बोलते हैं। और हैंडलूम मीन्स हैंड आया, वर्ड क्या आया, हैंड आया। तो ये मशीन हम लोगों को हाथों से चलानी पड़ती है। द हैंडलूम इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। ऑब्वियसली अगर तुम लोगों को मतलब हाथ से काम करने वाले हम लोगों ने अगर इंडस्ट्रीज़ खोले हैं तो ऑब्वियसली हमें लेबर ज़्यादा चाहिएगा। तो लेबर इंटेंसिव मतलब मोर लेबर्स, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो जनरेटेड ओवर हियर। अब तुम देखोगे जहाँ पे सिर्फ मशीन्स है ना, वहाँ पे कंट्री का ग्रोथ तो हो रहा है बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर देखो हम लोग एक मशीन पे कितना डिपेंडेंट रहेंगे ना, कि मतलब उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा तो काम करना ही पड़ेगा। मशीन सब प्रॉपर चल रही है, कौन से नहीं चल रही, सुपरविजन के लिए रहना पड़ता है। तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो ही रहे हैं। हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ में एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रहे हैं, बट वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनको मेरे हिसाब से थोड़े कम पैसे मिलते रहेंगे एज़ पर एज़ लार्ज इंडस्ट्रीज़। क्योंकि यहाँ पे जो हैंडलूम है उनको मतलब एक ही चीज़ हम अगर हैंड से कर रहे हैं और अगर कोई चीज़ मशीन से हो रही है तो ऑब्वियसली मशीन्स वो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा जल्दी बना लेगी। जबकि हम हैंड से कर रहे हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारा प्रोडक्शन का रेट भी कम रहेगा। According to the Textile Committee Act 1963, a textile committee has been established. हम देखेंगे कि एक टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 उसके हिसाब से एक टेक्सटाइल कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी क्या कर रही है, दिस कमेटी सेट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल इन द इंटरनल मार्केट एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट। वो मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मतलब यहाँ तक तो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ पे अंदर तुम्हारी कंट्री में बेचना है तो फिर भी इतना क्वालिटी तो होना ही चाहिए। वो मतलब बोलेंगे कि हाँ ये अगर क्वालिटी अगर उसकी बहुत डाउन है तो वो उसको बेचने नहीं देंगे, बैन हो जाती है चीज़ें, अचानक नहीं आती तो वो उनको बेचने नहीं देंगे। और एक्सपोर्ट कैसे करने दें, समझो एक बार अगर यूएसए ने हमारे से अगर फ़ोन लिया, समझो वी आर जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल, फ़ोन लिया एक इंडस्ट्री से और उसका मतलब नहीं, क्वालिटी स्टैंडर्ड एक्चुअली सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो हम देखेंगे कि अगर उन्होंने हमारे से लेदर का लिया तो हमने अगर उसको एक बार अगर अच्छा नहीं दिया तो वो देखेगा कि दूसरी कोई कंट्री के पास जाएगा, फिर दूसरी कोई इंडस्ट्रीज़ के पास जाएगा। तो एक ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को वो करना ही पड़ता है क्योंकि उनका कंट्री का कुछ नाम है। इफ़ वी सी अबाउट चाइना, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग बैड, बट वी सी दैट इंडियन पीपल्स ऑलवेज स्पीक लाइक चाइना के प्रोडक्ट क्या बोलते हैं टेम्पररी है, ज़्यादा नहीं चलते, होगा भी तो उनके ऊपर एक ऐसा मतलब थप्पा लग जाता है। सो हियर आई हैव गिवन यू द लोगो ऑफ टेक्सटाइल्स कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Here I have also given you the meaning of handloom and powerloom if you want to write then. Textile industry includes, I have just given a photo like powerloom. See, this is like यहाँ पे तुम्हें लेबर ज़्यादा नहीं दिख रहे, यहाँ पे एक आंटी काम कर रही है, हैंड से काम कर रही है। सो दिस इज़ हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडलूम मशीन। देन कम सिल्क इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है उसके नीचे ये काम करेगी। सिल्क इंडस्ट्री मतलब हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से। सो दिस रिसर्च अबाउट द स्पीसीज ऑफ द सिल्क वॉर्म एंड मलबेरी ट्रीज इज डन इन द सेरीबायोटिक रिसर्च लैबोरेटरी एट बेंगलुरु। ओके, तो यहाँ पे सिल्क वॉर्म की स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज ज़्यादा दे रहे वो उनके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। वो रिसर्च और मलबेरी ट्रीज़ कहाँ पे है का इज़ डन इन द सेरीबायोटिक रिसर्च लैबोरेटरी एट बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक सेरीबायोटिक रिसर्च लैबोरेटरी करके है, वहाँ पे ये सब रिसर्चेस होते हैं सिल्क वॉर्म के ऊपर, मलबेरी ट्रीज़ के ऊपर, ताकि सिल्क इंडस्ट्री को जो उनका रॉ मटेरियल है वो मिल सके। दिस इंडस्ट्री इज़ प्राइमरली इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू कश्मीर। ये मोस्टली कहाँ पे इंडस्ट्री है, Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal and Jammu and Kashmir. Now it is being spread in the states with predominantly tribal populations. जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पे भी अब ये
इंडस्ट्री स्प्रेड हो रहा है. Here I have given you a photo of silkworm. See, उसके आजू बाजू में वो सिल्की है. Then mulberry trees, how it looks. ट्राइबल पॉपुलेशन ऐसे दिखते हैं. मतलब आदिवासी लोग ऐसा नहीं कि पत्ते पहन के घूमते रहेंगे. Then we come to jute industry. India is the top ranking country in jute production. इंडिया सबसे टॉप पे आता है, टॉप रैंकिंग कंट्री में आता है जूट प्रोडक्शन के लिए. हम देखेंगे तो जूट प्रोडक्शन में क्या आएगा, जूट के वो बोरियां आती हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं. मतलब हम भी यूज़ करते हैं, फार्मर्स यूज़ करते हैं मोस्टली अपना सैक्स का पूरा मतलब गोडाउन बनाते हैं. इंडिया इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स. एक्सपोर्टर बाहर की कंट्री को इंडिया देता है. मेजर एक्सपोर्टर सबसे बड़ा है. वी गेट सैक क्लॉथ एंड रोप्स फ्रॉम जूट. सैक क्लॉथ मिलता है, रोप्स फ्रॉम जूट. यहाँ पे तुम देखोगे जूट क्लॉथ है, देन जूट रोप. सी थिक होती है ये वाली रोप. वो रस्सियाँ पता है वो NCERT नहीं NCC में सिखाते हैं, तो वहाँ पे ये रस्सियाँ यूज़ होती है. मतलब वहाँ पे चढ़ने का वो लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे ये रस्सियाँ यूज़ होती है. देन जूट सैक ऑब्वियसली मतलब कुछ स्टोर करने के लिए. देन वी कम टू हैंड स्कल्पटिंग. हैंड स्कल्पटिंग मतलब जो हैंड से कार्विंग की गई है. स्कल्पटिंग मतलब क्या, कार्विंग. तो जो हैंड से ही बनाई गई है. यहाँ पे मैंने दिल्ली हट का एक्चुअली फ़ोटो दिया है, वो हम आगे पढ़ रहे हैं तो तभी मैं बता दूँगी. दिस इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्राफ्ट. हैंड स्कल्पटिंग मतलब हाथों का यूज़. तो यहाँ पे ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव, यहाँ पे लेबर ज़्यादा चाहिए. Sculptors got employment due to the capacity of the craft to absorb more craftsmen, small investment, more profits, preference to exports and possibility of earning more foreign exchange. छोटे इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. मतलब वो अब हाथ से ही बना रहे हैं चीज़, तो वहाँ पे उनके आसपास में जो आइटम्स मिल रहे रहेंगे वो वहाँ से ही कुछ ना कुछ. अभी इफ़ वी सी अबाउट लाइक हैंड स्कल्पटिंग, सो एक सेकंड मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी दिए हैं, आगे नहीं दिया. ओके ठीक है. हैंड स्कल्पटिंग में तुम देखोगे तो ये आ सकता है हाथों से बनाए हुए कपड़े, देन पॉट्स और ये सब कुछ बनता है, तो वो हाथों से बनाया गया है. तो वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है. वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं खोल रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट कम है और उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है. हर वक्त नहीं होता बट हाँ प्रॉफिट ज़्यादा ही रहता है उनका. प्रेफरेंस टू एक्सपोर्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर फॉरेन एक्सचेंज. अब उनका हाथों से बनाया गया मतलब अलग क्रिएटिविटी हुआ तो वो एक्सपोर्ट होगा और पॉसिबिलिटी है कि उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. देन वी सी सेवरल सिटीज़ हैव मार्केट्स लाइक दिल्ली हट विच enables the craftsmen from rural and urban areas to get the market for their wares. मतलब बहुत सारे ऐसे मार्केट लगाए जाते हैं जैसे कि दिल्ली हट, जहाँ पे क्राफ्ट्समैन को मौका मिलता है कि वो रूरल और अर्बन एरियाज़ में अपनी दुकान खोल सके, अपना सामान बेच सके. मतलब बहुत मतलब आप देखोगे तो ये हैंड स्कल्पटिंग वालों को इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, क्योंकि अब अगर हम देखेंगे कि दिवाली में अगर दिवाली आती है तब हम लोग ये दिए हम लोग मिट्टी के नहीं लेते, हम लोग प्लास्टिक के लेते हैं. वो ज़्यादा फैशनेबल लगता है. फेसबुक पे वो वाले फ़ोटोज़ भेजेंगे तो फिर मतलब उनको अपना बेचने के लिए कुछ प्रॉपर जगह नहीं मिलता. तो लाइक ऐसा अगर कुछ बना दे दिल्ली हट जैसा, तो क्या है ना वहाँ पे अट्रैक्शन होगा लोगों का, तो लोग आएंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा. आप कभी ये भी सोच लो. फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इट इज़ नोन एज द सनराइज सेक्टर ऑफ इंडिया. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीकल्स. सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स कौन है व्हीकल्स का? इंडिया. व्हीकल्स एक्सपोर्टेड टू 40 कंट्रीज़ फ्रॉम इंडिया. 40 कंट्रीज़ इंडिया से 40 कंट्रीज़ के पास व्हीकल्स जाता है. द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड द सनराइज सेक्टर इन इंडिया. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सनराइज सेक्टर इन इंडिया बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले तो इंडिया ट्रैक्टर इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. ट्रैक्टर इंडस्ट्री मतलब जो वो खेत में लोग चलाते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रैक्टर. आई नो यू ऑल नो बट स्टिल 1/3 of the tractors manufactured worldwide are produced in India.
जितने भी ट्रैक्टर्स वर्ल्ड में बनते हैं उससे 1/3 हमारे इंडिया से मैन्युफैक्चर हुए गए। लाइक 1/3 से तो 3 अगर रहेंगे तो उसमें से 3 ट्रैक्टर्स है तो उसमें से 1 ट्रैक्टर अपनी इंडिया का ही रहेगा। देन वी ओके 40 कंट्रीज में, तो वैसे मैंने थोड़ा सा अच्छे में वो फ़ोटोज़ लगाया ताकि लाइक यू ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टू माई स्लाइड। देन वी सी ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया आर exported to Turkey, Malaysia and some countries of Africa.